नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं जाने माने पत्रकार, पूर्व संपादक, हरियाणा साहित्य अकादमी और उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा। नमस्कार। उनका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता का भी। पिछले करीब करीब 5 दशक या उससे ज्यादा के जो पत्रकारिता के उतार चढ़ाव रहे हैं देश के, और जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, उन सब के वो गवाह रहे हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं वो है सोशल मीडिया की आड़ लेकर के जिस तरीके से जगह जगह उपद्रव कराए जाते हैं, हिंसा कराई जाती है, दंगे फसाद कराए जाते हैं, समाज को बांटने की कोशिश होती है, देश को कमजोर करने की कोशिश होती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आपका बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। हार्दिक आप धन्यवाद। जो बेंगलुरु में घटना हुई है, एक फेसबुक पोस्ट को बहाना बना करके हजारों की भीड़ को कुछ ही समय में एकत्र कर लेना, पुलिस स्टेशन को जला देना, एक विधायक का आवास भस्म कर देना, 300 से जी, ज्यादा व्हीकल्स को आग लगा देना, कई थाना क्षेत्रों में उपद्रव करना, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ओंकार जी, ये बड़ी स्थिति बड़ी विकट है और इसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप सोशल मीडिया से मैं थोड़ा सा जिक्र आपसे बांटना चाहूंगा, थोड़ी सी जानकारी। इस मीडिया का जो शुरुआती जो शब्द, इससे जो परिचय हुआ था वो 1840 से शुरू होता है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया की जो स्थिति है, जिस स्वरूप में है, ये स्वरूप, इसकी शुरुआत 1973-74 के आसपास होती है। और उसके बाद इसका जो संसार है, इसका जो कैनवस है, इतना विशाल हो गया है कि इसको समेटना स्वयं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और मीडिया के जो अलग अलग स्वरूप हैं इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। अब आप देखिए, बेंगलुरु की घटना तो कल की है। इससे पहले कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में लंबे अरसे तक हम सोशल मीडिया द्वारा जनित हिंसा को उसके रूबरू होते रहे, हम देखते रहे, लेकिन हम असहाय थे। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो दर्शक है वो असहाय रहता है। जो बौद्धिक दर्शक है, जो चिंतनशील है, वो सिर्फ सिवाय फिक्र के और कुछ नहीं कर सकता। मेरे सामने दो स्थितियां हैं। एक सोशल मीडिया का वो स्वरूप भी है कि एक ऐसा खूबसूरत मीडिया जिसमें हिंग लगे ना फिटकड़ी, और रंग इतना ज्यादा चोखा आता है कि एक नया जो उद्यमी है वो इसके माध्यम से दुनिया में, पूरी दुनिया में कुछ ही लम्हों में छा जाता है। और जितना वो चाहता है उसी ढंग से एक उपद्रवी, एक हिंसक व्यक्ति, एक आपराधिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति भी उसी स्पीड के साथ, उसी गतिशीलता के साथ पूरे के पूरे परिवेश पर छा जाता है। अब आप देखिए, ये सोशल मीडिया की करम आती है कि रात इंदौरी चले गए, जीते जी उन्हें खलनायक साबित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ, लेकिन उनके मरते ही वो एक नायक पहले माने गए और उसके बाद सबसे महंगे शायर माने गए कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में। और उनके आंख मूंदते ही क्या हुआ कि सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उनकी कब्र में उनकी रूह को भी बिल्कुल शांति न मिले, इस बात के प्रयास हुए। बहरहाल, मैं राहत इंदौरी साहब के, उनके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक स्थिति की आपके सामने परिकल्पना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कितनी खतरनाक स्थिति है। कि ऐसा डर लगने लगा है, ओंकार जी, कि कहीं ये अराजक ना हो जाए पूरी की पूरी तरह से, और हमारी पूरी की पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, उसको तहस नहस ना कर दे। जो जिस तरफ ये आगे बढ़ रहा है सोशल मीडिया, इस पर कोई नियंत्रण फिलहाल संभव नहीं है। ये एक ऐसा बोतल में से हमने जिन निकाला है, जिस जिन को दोबारा बोतल में कैद करना बिल्कुल नामुमकिन है। लोग कहते हैं आसान, नामुमकिन है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन उनके बावजूद ये सिलसिला थमता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त अमेरिका के एक सर्वे की बात मैं कर रहा हूँ, और कमोबेश वो हमारे ऊपर भी लागू होता है। रिसेंट सर्वे था कि अकेले यूट्यूब ने 78% जो दर्शक हैं सोशल मीडिया के, उनको कैप्टिवेट कर रखा है। और यही स्थिति व्हाट्सएप की भी है, और यही स्थिति जो है ये ट्विटर की भी होती जा रही है धीरे धीरे।
और ये स्थिति जो है अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रही है। और लगता ये है कि अब अरबों की संख्या में, पहले करोड़ों तक बात थी, लेकिन अब अरबों की संख्या में लोग सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं। और ये एक ऐसा हैंडल है, खतरनाक हैंडल है, जिसके पक्ष में भी बातें हैं और विपक्ष में ज्यादा बातें हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर ऐसी अराजकता को हमने पनपने दिया और इसके लिए कोई आचार संहिता ना बनाई, तो हमारे लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जब ये प्रचलन में आया था, अभी हाल के वर्षों की अगर हम बात करें, तो तब ये कहा गया था कि जिन लोगों को मुख्य धारा के मीडिया में आवाज उठाने का अवसर ही नहीं मिलता है, अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पोर्टल्स हो या दूसरे माध्यम हो संचार के और संवाद के, तो उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत कारगर मंच के तौर पर उभर करके सामने आया है। बहुत सारे लोग शुरू में जुड़े भी थे, जो साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, अलग अलग क्षेत्रों की कुछ नामचीन हस्तियां भी थी। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के दफ्तरों में आईटी सेल बन गए और जो ट्रोलिंग शुरू हुई, किसी ने एक विचार रखा और उसके बाद फिर जिस तरीके से जूते चप्पल लेकर के असभ्य लोग उनके पीछे पड़ते हैं, गाली गलौज की भाषा करते हैं, और उसके बाद सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं, सारी सरहदें लांघ दी जाती हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, संचार के, संवाद के दूसरे माध्यमों को एक तरीके से जी। साख विहीन किया गया, उसी तरीके से अब सोशल मीडिया जैसे सशक्त मंच को भी एक तरीके से डिरिल्ड कर दिया गया है इसके दुरुपयोग करके। इलाज क्या है? नहीं, इसका इलाज देखिए, इसका इलाज दो तरह से होता है। एक तो यह है कि किसी कानून के जरिए, वो संभव नहीं है। अब वो कानून के जरिए आप इंटरनेट पे पाबंदी लगा देंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत सारे और साधन हैं जिन पर पाबंदी लगाना आसान नहीं है, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ये एक बड़े सशक्त रूप से चर्चा चलानी चाहिए कि हमें एक शब्द को सीखना होगा, डिलीट करना, हमें ब्लॉक करना सीखना होगा। अगर हमें लगता है कि ये चीज नापसंद है, सख्त नागवार गुजरी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था को ये अस्त व्यस्त कर सकती है, ये अराजक है, तो हमें उसके विरुद्ध ये डिलीट वाली जो नीति है, या उसको ब्लॉक करने वाली जो नीति है, या उसको शट करने वाली जो नीति है, उसका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अगर हम ये नहीं करेंगे, तो ये इसका कोई भी आप ये वो मुझे आजाद गुलाटी का वो शेर याद आ रहा है कि जहन इंसान की हदें, कि जहन इंसान की हदें गर इस तरह घटती गई, कि जहन इंसान की हदें गर इस तरह घटती गई, तो जमी पर सरहदें ही सरहदें रह जाएंगी। हम कहाँ तक जाएंगे? हम कहाँ तक ट्रोलिंग को बर्दाश्त करेंगे? हम नफरत का भी एक, कम से कम एक उसके भी तटबंध होते हैं, हमने उनको भी पार कर दिया। हमने भाषा की मर्यादाएं जो हैं वो समाप्त कर दी। हमने तेवर तीखे इतने अपना लिए कि जो हमारे जिस्मानी तौर पर भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब आप कल की बात देखिए, एक राष्ट्रीय दल का प्रवक्ता इतना ज्यादा उद्वेग में आया, वो हालांकि वो अपने घर बैठा पार्टिसिपेट कर रहा है डिस्कशन में, लेकिन एंकर और दूसरे लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो सबका चर्चा का इतना ज्यादा उत्तेजक माहौल बना दिया कि उस व्यक्ति का, उस प्रतिभाशाली प्रवक्ता का हार्ट फेल हो गया और उसके बाद वो कुछ लम्हों बाद ही दुनिया छोड़ के चला गया। अब ये स्थितियां सिर्फ उस प्रवक्ता के लिए नहीं है, ये स्थितियां हम पैदा कर रहे हैं जिंदगी में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आज ओंकार जी, छोटी सी बात, मैं स्वयं उद्वेलित हूँ। मैं एक क्लिनिक में बैठा था, क्लिनिक में एक महिला देखी, डॉक्टर ने उससे पूछा कि आप उदास नजर आ रही हैं। तो बिफरने लगी, कहने लगी मैं क्या करूं, क्या हुआ? तो उसने बताया कि मेरा बेटा जो है, जवान बेटा 18 वर्ष का, वो 5 दिन पहले उसने अचानक कमरे में घुसा, अंदर से बोल्ट किया और फांसी ले ली। और बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली और हमसे बेहद प्यार करने वाला, हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ, कहीं कोई ऐसा मतभेद परिवार में नहीं। और उसका एकदम सदमा जो है, मेरा पति बर्दाश्त नहीं कर पाया, उम्र पति की भी 52 साल की थी, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसी वक्त ब्रेन स्ट्रोक हुआ और साथ के साथ श्रीमान जी वो भी चले गए। अब वो कहते जिंदगी में बहाना मुझे क्या मिला? उसके बाद कहते कि हमने जब उनके देखे, बेटे के मेल देखे, मैसेजेस देखे, सोशल मीडिया देखा,
उन पे सिवाय व्यर्थ के अनर्गल आरोपों के अलावा कुछ नहीं था। हम तुम्हारी वहां शिकायत कर देंगे, हम तुम्हारी वहां शिकायत कर देंगे, तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे चिट्ठे खोल देंगे, और इस तरह की सारी मैं कहने का मतलब ये है कि हम किस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने निजी स्तर पर, अपने सामाजिक स्तर पर, अपने कल्चरल स्तर पर जी नहीं सकता अगर हमने इन मर्यादाओं की कोई सीमा रेखा, कोई लक्ष्मण रेखा तय नहीं की। हमें ये करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो आईटी विशेषज्ञ हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। और एक जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हालांकि वो दंत विहीन संस्था है, लेकिन एक मर्यादाओं के लिए कोई ना कोई सीमा रेखा सोशल मीडिया के लिए भी बननी चाहिए, बनानी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे मुखातिब हूँ, आप बताइए क्या हो सकता है। एक्चुअल में मीडिया के लिए कुछ मर्यादाएं तय की गई थी और कुछ नॉर्म्स थे। संपादक भी जब चुने जाते थे तो उसकी भी एक योग्यता होती थी, उसका भी एक अनुभव होता था। हाँ जी, हाँ जी। और संपादकीय टीम में भी जब लोगों का चयन होता था तो बहुत सोच समझ करके, परीक्षा से, और उनके जनरल नॉलेज कितना है, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी कितनी है, उनको इतिहास की जानकारी कितनी है, पिछले 100-200 साल का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो आंदोलन है, उनसे वो जी कितना भिज्ञ हैं। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। और अगर प्रिंट मीडिया में कोई सामग्री प्रकाशित होती थी तो वो तब तक प्रकाशित नहीं होती थी जब तक कि उसके पुख्ता दस्तावेज संपादक के हाथ में नहीं आते थे, जी, क्योंकि बिल्कुल सही। बहुत बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता था। अगर किसी के खिलाफ कुछ सामग्री आ गई है तो उस व्यक्ति का भी बयान लिया जाता था और साथ में उसको प्रकाशित किया जाता था। तो ये मर्यादाएं थी। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब से चलन हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन तो वैसे 80 के उत्तरार्ध में हो गया था, एक आधे घंटे के कैप्सूल से जी, कालचक्र और दूसरे तमाम जो शुरू हुए थे। लेकिन हाँ जी, जब 24 घंटे के चैनल का प्रसारण 1998 और 99 में शुरू हुआ, उसके बाद से मुझे लगता है त्रिखा जी कि जी, सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। और क्योंकि 24 घंटे का प्रसारण करना था, किसी तरह सा पेट भरना था, इसलिए जो भी हाथ लगा जो उसको प्रसारित बिल्कुल करना शुरू कर दिया गया। जो नॉर्म्स थे, जो तय कुछ मानदंड थे, उनका उल्लंघन किया गया। जिस तरह का थोड़ा बहुत लिहाज प्रेस परिषद का था, उस तरह का जी, लिहाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी संस्था का रहा नहीं, क्योंकि उसको प्रेस परिषद के तहत लिया नहीं गया। जी, और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ तो वहां ना कोई संपादक है, ना कोई न्यूज एडिटर है, ना कोई चीफ सब एडिटर है, ना कोई ठीक करने वाला सब एडिटर है, ना कोई नॉर्म्स लागू हैं। वहाँ गाली गलौज की भाषा का भी यूज किया जाता है, उसको भी वो इंटरनेट के मंच उनको डिलीट नहीं करते हैं। उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि कोई अगर अभद्रता करता है तो उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाए। ऐसा कोई उनके पास माध्यम अभी तक नहीं है। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है कि किसी माध्यम का निगमन ही ना हो, रेगुलेट ही ना किया जाए उसको, कोई उसका नियंत्रक ही ना हो, कोई उसमें प्रकाशित प्रसारित होने वाली सामग्री को देखने जिम्मेदारी लेने वाला ही ना हो। तो मैं इसी मुद्दे पर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियंत्रित किया जाए, मैं कहता हूं रेगुलेट किया जाए, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए। और सोशल मीडिया को भी छुट्टे सांड की तरह आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। उस पर भी कुछ ना कुछ जवाबदारी, कुछ ना कुछ जवाबदेहियां तय की जानी चाहिए। ये कहां से होगा? सरकार के स्तर से होगा। जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस परिषद था, ठीक है वो दंत विहीन है लेकिन एक अंकुश है, एक डर रहता है। जी, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी और सोशल मीडिया के लिए भी संस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी, ताकि ऐसे लोगों की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जाए। ये बहुत जरूरी है। ये अगर ना हुआ तो अराजकता का जो भय है, आपने जिक्र किया कि बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो
ये 24/7 के चक्कर में, 24/7 के चक्कर में कितनी ज्यादा घटनाएं घट जाती हैं। अब कल की बात लीजिए, सोशल मीडिया में पूरा देश जो है एक तरफ दुआएं कर रहा है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जल्दी ही सेहतयाब हो जाएं, वापस लौटे अपनी वर्तमान स्थिति से। लेकिन एक प्रिंट मीडिया, एक सोशल मीडिया पे खबर दे दी गई कि उनका देहांत हो गया है। और ये सिर्फ एक होड़ की बात थी कि एक होड़ है कि ये खबर क्योंकि आने वाली है, इसलिए मैं क्यों ना पहल कर दूं। और मैं, ये जो एक पहलकदमी की बात है, कि रेस है, दौड़ है, कि सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है मैं दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज का जो बुखार है, इसको उतारने के लिए एक संगठन की जरूरत है। और उस संगठन को प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल से भी ज्यादा सशक्त होना पड़ेगा, होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा अराजकता को रोकने का और निरंतर फैलती हुई अशांति का और मानसिक असंतुलन जो बढ़ रहा है, इसको रोकने का, इस पर बांध बांधने का और कोई चारा नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे संगठन का, अगर स्वयं सरकार की ओर से कोई पहलकदमी नहीं होती, तो कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं वो भी, और जो सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, वो सब लोग मिलकर इस बारे में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। आप ये अगर सोचते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इस तरह चल जाएगा अबाध गति से अपनी अराजकता को फैलाता हुआ, तो ये चीजें नहीं चलेंगी, इसकी प्रामाणिकता खत्म हो जाएगी। इस पर कोई उद्यमी, को नया जो युवक है, को अपना अनुसंधान डालता है, तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। अब आप जिन वार रूम की बात करते हैं, वो उन शब्द वार रूम देखिए कितना खतरनाक है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो अलग अलग होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे वार रूम जो है राजनीतिक दलों के पास भी हैं, और साथ साथ ऐसे औद्योगिक संस्थानों के पास भी, जिनके पास गुणवत्ता के नाम पर कुछ नहीं होता, लेकिन वो इसके माध्यम से अपनी गुणवत्ता की जो छाप है वो मार्केट पर, बाजार पर छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से इन पर मनन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और ये इनिशिएटिव दोनों तरह से आ सकता है, सरकारों की ओर से भी आ सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि जितने भी ये सोशल मीडिया के जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, उनके जो संचालक हैं, वो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सारे के सारे सिर्फ बाजार के ही शिकार हैं, उनमें प्रबुद्ध लोग भी हैं। वो समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी पहली शर्त है किसी भी मीडिया की, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे सोशल। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया की, अगर हमें कोई प्रामाणिकता, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता बनाए रखनी है थोड़ी बहुत, तो हमें ये जरूर पग उठाना पड़ेगा कि हमें खुद इनिशिएटिव लेकर ऐसी बॉडी बनानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप भी देख रहे हैं, मेरा भी करीब करीब 3.5 दशक का अनुभव है। जी प्रिंट मीडिया में एक छोटी सी खबर भी छपती थी तो उसका असर होता था। आज आप 2-2 पेज की भी सामग्री किसी एक विषय पर छाप दीजिए तो कोई नोटिस नहीं लेता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकारों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने हित के लिए स्पेस खरीदना शुरू कर दिया। पेड न्यूज का चलन हो गया। प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता शून्य कर दी गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यही किया गया, स्पेस खरीदा गया। जी, घंटों घंटों जनसभाओं के भाषण प्रसारित किए जाने लगे। उनके वर्चुअल कंटेंट रैली। हाँ। उनके कंटेंट जो है वो इस तरीके से तय किए जाने लगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जो थोड़ी बहुत साख थी वो खत्म कर दी गई। अब सोशल मीडिया में जिस तरीके से ट्रोलिंग होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर में आईटी सेल खुल गए हैं और वहां से सारा कुछ संचालित होता है। अपने नेता का आभा मंडल आप बढ़ाइए, दूसरे की क्लिप्स जो है वो भाषणों की बीच में से काटिए और उसको गलत तरीके से प्रोपेगेट जोड़िए। करके जो है उसको बदनाम करिए। ऐसे में जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो मीडिया को स्वतंत्र, तटस्थ, निष्पक्ष बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएं, अगर वही मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, साख को नेस्तनाबूद करने पर लगे हुए हैं, तो फिर कौन जो है अब जिम्मेदारी लेगा? मीडिया को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी जी। और कोई चारा नहीं है। मुझे दुष्यंत की बात याद आती है कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि वैसे इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं।
इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं कि आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। स्थिति ये है कि हमें खुद पहल कदमी करनी पड़ेगी, और ठोस पहल कदमी जो है इस वक्त, चाहे वो आपके स्तर पर हो चाहे मेरे स्तर पर हो, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब ये हिमालय जो है ये पीड़ा का बहुत भर गया है, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये जरूरी है मित्रों। आपके माध्यम से मैं ये जरूर, जितने भी पत्रकार वर्ग के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं या सोशल मीडिया में हैं या उसके कंट्रोलिंग जो पर्सनैलिटीज हैं, आप भी मेरे साथ शामिल है, मैं आपके साथ शामिल हूँ, हमें उनसे अपील करनी चाहिए कि भाई लोगों, अगर लंबी पारी खेलनी है तो अपने आप मर्यादाओं की सीमा रेखाएं बांधिए, वरना लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। जब पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर बदनाम हुआ है तो आप भी, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर भी ये चीजें लागू नहीं होती। वही अविश्वसनीयता और वही बाजारवाद के आरोप चस्पा होंगे और लगेगा कि सोशल मीडिया भी खरीदा जा सकता है, और ये खरीदा जा रहा है। शुक्रिया। मैं डॉक्टर इतनी साहब बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला चैनल के लिए और इस विषय पर बहुत ही विस्तृत अपना पक्ष भी रखा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।